हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर जियोग्राफी का मॉडल पेपर। जी हाँ फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं फर्स्ट सेमेस्टर जियोग्राफी का मॉडल पेपर। इसमें 100 MCQs हैं जो कि आपके लिए देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, अगर आप बीए करना चाहते हैं या फिर बीए में आप आ गए हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में आपके पास जियोग्राफी है, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। क्योंकि फ्रेंड्स, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादातर देखने को मिलते हैं एग्ज़ाम्स में, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है। इसमें जितने भी क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, इन सभी क्वेश्चनों को आप नोट करते चलें। और फ्रेंड्स, मैं आपको साथ साथ ये भी बताती चलूँगी कि एक क्वेश्चन आपसे कैसे 2 तरीके से पूछा जा सकता है, और साथ ही मैं आपको ये भी बताती चलूँगी आपको कौन सा टॉपिक कितने अच्छे से तैयार करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा व्हाट आई एम टीचिंग यू इन दिस वीडियो। फ्रेंड्स, वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, क्योंकि फ्रेंड्स इस चैनल पर बीए से रिलेटेड हर सब्जेक्ट के बीए में हर सेमेस्टर वाइज सिलेबस की वीडियो, मॉडल पेपर की वीडियो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो अपलोड होती रहती हैं। आई होप आपने ये छोटा सा काम कर दिया होगा और वीडियो को भी लाइक कर दिया होगा और अपने दोस्त के पास शेयर भी कर दिया होगा जिसके पास फर्स्ट सेमेस्टर में जियोग्राफी है। तो फ्रेंड्स, एक बात और बता दूं कि अगर आपने अभी तक बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर की वीडियोस नहीं देखी हैं, तो आप उन सभी वीडियोस को हमारे चैनल के नेम से सर्च करके या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है उससे देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, कुछ दिनों बाद मैं आपके लिए इसकी प्लेलिस्ट बना दूँगी जो कि मैं आपके लिए अपलोड कर दूँगी, ताकि आप बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के एक वीडियो पर क्लिक करने के बाद आप सभी वीडियोज़ को देख पाएँ, फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी की। तो आई होप आपको ये मेरा काम अच्छा लगेगा, तो आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। तो फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि महासागरों में सर्वाधिक ऊंचे तापमान रहते हैं। फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में यहाँ पर मॉडल पेपर है, तो पहले हम हिंदी में पढ़ेंगे देन इंग्लिश में। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि महासागरों में सर्वाधिक ऊंचे तापमान रहते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है अटलांटिक महासागर में, सेकंड ऑप्शन है प्रशांत महासागर में, थर्ड ऑप्शन है हिंद महासागर में, फोर्थ ऑप्शन है आर्कटिक महासागर में। इंग्लिश में देखते हैं, हाई टेम्परेचर्स आर ऑब्जर्व्ड इन ओशियंस, अटलांटिक ओशियन में, सेकंड ऑप्शन है पैसिफिक ओशियन में, थर्ड ऑप्शन है इंडियन ओशियन में, फोर्थ ऑप्शन है आर्कटिक ओशियन में। तो इसका राइट आंसर है इंडियन ओशियन, यानी हिंद महासागर में सर्वाधिक ऊंचे तापमान देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि सैलिनिटी इन ओशियन वाटर डिक्रीज व्हेन। अब मतलब ये है कि महासागरीय जल में लवणता घटती है। जब आपको बताना महासागरीय जल में लवणता कब घटती है, तो फर्स्ट ऑप्शन है एवापोरेशन इन मोर, वाष्पीकरण अधिक होता है तब। सेकंड ऑप्शन है वाइंड वेलोसिटी इज़ हाई, यानी हवा का वेग अधिक होता है तब। थर्ड ऑप्शन है रेनफॉल इज़ हैवी, यानी भारी वर्षा होती है तब। फोर्थ ऑप्शन है ह्यूमिडिटी इज़ हाई, यानी आर्द्रता अधिक होती है तब। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स भारी वर्षा जब होती है तब महासागरीय जल में लवणता घट जाती है, यानी भारी वर्षा होने से महासागरीय जल में जो लवणता होती है वह घट जाती है। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। द हाइएस्ट एवरेज सैलिनिटी इन द वर्ल्ड इज़ फाउंड इन, यानी संसार में उच्चतम औसत लवणता पाई जाती है। तो आपको बताना है किस सागर में उच्चतम औसत लवणता पाई जाती है, यानी हाईएस्ट एवरेज सैलिनिटी यस लवणता, सैलिनिटी मीन्स लवणता। तो फर्स्ट ऑप्शन है रेड सी यानी लाल सागर में, सेकंड ऑप्शन है आपका ब्लैक सी यानी काला सागर में, थर्ड ऑप्शन है आपका डेड सी यानी मृत सागर में, फोर्थ ऑप्शन है आपका मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर में। तो इसका राइट आंसर है लाल सागर, यानी रेड सी में संसार में उच्चतम औसत लवणता पाई जाती है। अगला क्वेश्चन आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वार्म ओशियन करंट, यानी आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय धारा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है लेब्राडोर करंट, यानी लेब्राडोर धारा। सेकंड ऑप्शन है कैनारीज करंट, यानी कैनारीज धारा। थर्ड ऑप्शन है वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, यानी पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा। फोर्थ ऑप्शन है नॉर्थ अटलांटिक करंट, यानी उत्तरी अटलांटिक धारा। तो इसका राइट आंसर है उत्तरी अटलांटिक धारा। बट आपको बुकों में तो देखने को मिलेगा कि गल्फ स्ट्रीम है आपकी गर्म धारा, बट यहाँ पर जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर होगा उत्तरी अटलांटिक धारा। अगर इसकी जगह या फिर इनमें से किसी ऑप्शन में होता आपका गल्फ स्ट्रीम, तो उसका यही राइट आंसर होता गल्फ स्ट्रीम, ना कि उत्तरी अटलांटिक धारा। बट यहाँ पर
गल्फ स्ट्रीम धारा नहीं दी गई है तो हम उत्तरी अटलांटिक धारा पर टिक लगा देंगे, क्योंकि किसी किसी बुक में ये भी बताई गई है गर्म धारा। अगला क्वेश्चन है आपका, द हाइएस्ट इंसोलेशन ऑन मार्च 21 एंड सितंबर 23 इज रिसीव्ड एट। आपको बताना है मार्च 21 यानी 21 मार्च और 23 सितंबर को उच्चतम सूर्यताप कहाँ प्राप्त होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा पर, सेकंड ऑप्शन है इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा पर, थर्ड ऑप्शन है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा पर, फोर्थ ऑप्शन आपका ऑल ऑफ दीज यानी सभी पर। तो इसका राइट आंसर है भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पर 21 मार्च और 23 सितंबर को उच्चतम सूर्यताप प्राप्त होता है। चलते हैं 6th क्वेश्चन पर। Which of the following zones of atmosphere is known as the region of mixing यानी वायुमंडल के निम्नलिखित मंडलों में से किस मंडल को यानी किस मिश्रण प्रदेश के रूप में जाना जाता है। यानी आपको बताना है वायुमंडल के जितने भी मंडल हैं उनमें से किस मंडल को मिश्रण प्रदेश के रूप में जाना जाता है या फिर मिक्सिंग के रूप में जाना जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल को। समताप मंडल का दूसरा नाम है ओजोन मंडल। क्या है? ओजोन मंडल। फ्रेंड्स आपको ये यहाँ पे जितने मंडल दिए गए हैं आपको इनकी हिंदी इंग्लिश दोनों में याद करना है, और आपको ये भी याद करना है कि इनको और कौन से दूसरे नाम से जाना जाता है। जैसे समताप मंडल को ओजोन मंडल के नाम से जाना जाता है और इंग्लिश में इसको कहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। इसी तरह आपको इन सभी के नाम जानने हैं, क्योंकि फ्रेंड्स एग्जाम में कभी कभी इंग्लिश में नाम पूछ लेगा, कभी कभी हिंदी का जो दूसरा नाम है उससे आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। अगर आपको नहीं पता होगा तो चाहे आपने वो पूरा टॉपिक कंप्लीट किया हो बट आपको उसका दूसरा नाम ना पता होगा तो आप उसमें गलती करके आ सकते हैं। इसीलिए आप इनके दूसरे तीसरे नाम या फिर इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं वो सभी आपको याद करने हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल को कहा जाता है मिश्रण प्रदेश, सेकंड ऑप्शन ट्रोपोस्फीयर यानी क्षोभ मंडल को कहा जाता है, थर्ड ऑप्शन है एक्सोस्फीयर यानी बहिर्मंडल को कहा जाता है, फोर्थ ऑप्शन है आपका आयनोस्फीयर यानी आयनम मंडल को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर या फिर ओजोन मंडल को मिश्र प्रदेश के रूप में जाना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेटामॉर्फिक रॉक। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित या फिर कायांतरित चट्टान नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है मार्बल यानी संगमरमर, सेकंड ऑप्शन है स्लेट, थर्ड ऑप्शन है क्वार्ट्जाइट, फोर्थ ऑप्शन है सैंडस्टोन यानी बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर को बालूकाष्म नाम से भी जाना जाता है। तो आपको बताना है इनमें यहाँ पे चट्टानों के नाम दिए गए हैं, इनमें से कौन सी चट्टान आपकी कायांतरित या रूपांतरित या फिर मेटामॉर्फिक चट्टान नहीं है। तो इसका राइट आंसर बलुआ पत्थर जो है वह मेटामॉर्फिक चट्टान नहीं है, और बलुआ पत्थर जो है वह सेंडिमेंटरी रॉक है। कौन सा है? सेंडिमेंटरी रॉक है बलुआ पत्थर। आपको आगे ये भी पता चलेगा सेंडिमेंटरी रॉक को हिंदी में क्या कहते हैं। संगमरमर, स्लेट, क्वार्ट्जाइट ये कायांतरित चट्टान है बट बलुआ पत्थर नहीं है। आपको एक बात और पता होना चाहिए, क्वार्ट्जाइट का यूज मिरर यानी शीशा बनाने के लिए किया जाता है। आपको इन चट्टानों के बारे में भी अच्छे से पढ़ना है, कौन सी चट्टान अवसादी चट्टान है, कौन सी अवसाद आग्नेय है, कौन सी चट्टान रूपांतरित है। और आपको ये भी याद करना है कि अगर कि कोयला जो है वह रूपांतरित चट्टान में जाएगा तो वह किसका रूप धारण करेगा। यानी कोयला जो है वह अवसादी चट्टान है, तो जो कोयला जो रूपांतरित चट्टान में बदलेगा तो वह किसका रूप ले लेगा। तो इसका राइट आंसर है हीरा। इसीलिए आपको पता होना चाहिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ जियोटेक्निक हैजार्ड्स यानी निम्नलिखित में से कौन भू विवर्तनिक आपदा का एक उदाहरण है। तो भू विवर्तनिक आपदा से एक बात याद आ रही है कि आपको जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है वो आपको जरूर पढ़ना है। अगर आपने भौतिक भूगोल में प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को नहीं पढ़ा तो फिर आपने क्या पढ़ा। तो फ्रेंड्स वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको ज़रूर पढ़ना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है वोल्केनिक एरिपेशन यानी ज्वालामुखी उद्गार, सेकंड ऑप्शन है फ्लूड यानी बाढ़ उद्गार, थर्ड ऑप्शन है टिशानिंग यानी कि सुनामी उद्गार, फोर्थ ऑप्शन है क्लाउड बर्स्ट यानी बादल का फटना। तो इसका राइट आंसर है ज्वालामुखी उद्गार जो है वह भूविवर्तनिकी आपदा का एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ विच यूनिट यानी कि वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता को किस इकाई में व्यक्त किया जाता है, किस इकाई में उसे व्यक्त किया जाता है वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता को। तो फर्स्ट ऑप्शन है ग्राम पर क्यूबिक मीटर यानी ग्राम प्रति घन मीटर, सेकंड ऑप्शन है ग्राम पर किलोग्राम यानी ग्राम प्रति किलोग्राम,
थर्ड ऑप्शन है परसेंटेज यानी कि प्रतिशत में। फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ द अबव यानी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ग्राम प्रति घन मीटर यानी ग्राम पर क्यूबिक मीटर में वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता को व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, व्हाट इज द एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल क्या है। ये तो बच्चे बच्चे को पता होगा वायुमंडल क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर ये BIOME यानी बायोम है। सेकेंड ऑप्शन है आपका मिक्सचर ऑफ गैस है यानी गैसों का मिश्रण है। थर्ड ऑप्शन है आपका वाटर यानी पानी है। फोर्थ ऑप्शन सॉइल यानी आपका मिट्टी है। तो इसका राइट आंसर है गैसों का मिश्रण है वायुमंडल। चलते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। आपको बताना है निम्न में से कौन मेटामॉर्फिक शैल का रूप नहीं है या फिर रूपांतरित शैल का नहीं है। इनमें से कोई सी भी शैल। तो फर्स्ट ऑप्शन है मार्बल यानी संगमरमर। सेकंड ऑप्शन है ग्राफाइट यानी ग्रेफाइट। थर्ड ऑप्शन है सिस्ट यानी सिस्ट। फोर्थ ऑप्शन है बेसाल्ट। तो इसका राइट आंसर है बेसाल्ट जो है वह रूपांतरित शैल का रूप नहीं है। संगमरमर ग्रेफाइट सिस्ट ये तीनों कांतिक शैल का रूप है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। तो यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी शैलों का उदाहरण नहीं है। तो मैंने आपसे बोला था सेडिमेंट्री रॉक का आपको हिंदी नाम भी जानने को मिलेगा। तो इसका राइट आंसर अवसादी शैल कहा जाता है इनको हिंदी में। तो फर्स्ट ऑप्शन है स्लेट। सेकेंड ऑप्शन है लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर। थर्ड ऑप्शन है कोल यानी कोयला। फोर्थ ऑप्शन है ग्रेवो यानी ग्रेवो। तो आपको बताना है कौन सा अवसादी शैल का उदाहरण नहीं है। तो इसका राइट आंसर है स्लेट जो है वह अवसादी शैल का उदाहरण नहीं है। शैल फिर किसका उदाहरण है? कायांतरित चट्टान का। शैल कायांतरित चट्टान का उदाहरण है और ये स्लेट है ये अवसादी शैल में भी आ जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रिफ्ट वैली इज द रिजल्ट ऑफ। आपको बताना है रिफ्ट घाटी का निर्माण किसके द्वारा हुआ है या फिर किसका परिणाम है। तो फर्स्ट ऑप्शन है फोल्ड यानी वलन का। सेकंड ऑप्शन है फॉल्ट यानी भ्रंशन का। थर्ड ऑप्शन है वार्पिंग यानी संवलन का। फोर्थ ऑप्शन नेपे यानी नापेगा। तो इसका राइट आंसर है भ्रंशन का यानी फॉल्ट का यानी भ्रंशन का रिफ्ट घाटी भ्रंशन से रिफ्ट घाटी का निर्माण हुआ है। वो फॉर द फर्स्ट टाइम हाईलाइटेड द कंसेप्ट ऑफ साइकिल ऑफ एरोजन। अपतन चक्र की संकल्पना पर सर्वप्रथम प्रकाश डालने वाला भूगोलवेत्ता कौन था। तो फर्स्ट ऑप्शन है डेविस। सेकंड ऑप्शन है जेम्स हटन। थर्ड ऑप्शन है पैंक। फोर्थ ऑप्शन है थॉर्नबेरी। तो इसका राइट आंसर है आपका जेम्स हटन। जेम्स हटन ने अपतन चक्र की संकल्पना पर सर्वप्रथम प्रकाश डाला था। और कब डाला था? 1785 में। 1785 में उन्होंने ये अपतन चक्र की संकल्पना प्रस्तुत की थी। वर्ल्ड्स मैक्सिमम वॉल्केन्स आर फाउंड इन द बेल्ट ऑफ। आपको बताना है विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी किस पेटी में पाए जाते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट यानी मध्य महाद्वीपीय पेटी। सेकंड ऑप्शन है अटलांटिक बेल्ट यानी अंध महासागरीय पेटी। थर्ड ऑप्शन है इंडियन ओशियनिक बेल्ट यानी कि हिंद महासागरीय पेटी। फोर्थ ऑप्शन है सरकम पैसिफिक बेल्ट यानी परिप्रशांत पेटी। तो इसका राइट आंसर परिप्रशांत पेटी में सर्वाधिक ज्वालामुखी देखने को मिलते हैं। शायद आपको ये वाला क्वेश्चन ना देखे बट मैं आप पढ़ रही हूँ उसे आप केयरफुली सुनना है। तो आपका ये वाला क्वेश्चन पूछ रहा है कि द वे शेप ऑरिजिनेटेड फ्रॉम वॉल्केनो इज। आपको बताना है ज्वालामुखी से निर्मित लहरदार आकृति को क्या कहते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है लेकोलिथ। सेकंड ऑप्शन है फेकोलिथ। थर्ड ऑप्शन है बेथोलिथ। फोर्थ ऑप्शन है लेपोलिथ। तो इसका राइट आंसर है फेकोलिथ। आप फेकोलिथ को ऐसे याद रखें कि जब आप किसी चीज़ में किसी तरल चीज़ में आप कुछ फेंकेंगे तो वो लहरदार वो हिलेगा तो उसमें से लहरी तो निकलेंगी तो फिर वो जम जाएगा तो लहरदार आकृति में ही वो जम जाएगा। अगर जमने वाली चीज़ होगी तो इसका राइट आंसर है फेकोलिथ। जैसे कि ज्वालामुखी जब उद्गार हो रहा है उसमें कुछ फेंक दें तो वो लहरदार आकृति बन जाएगी और जम जाएगा तो वो लहरदार आकृति बन के जम रहा है तो कैसे जम रहा होगा वो उसमें कुछ फेंका होगा तभी उसमें लहर उत्पन्न हुई होंगी। तो इसका राइट आंसर है फेकोलिथ। आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं। अदरवाइज़ आप
ऐसे ही आप याद कर लें अगर आपको मेरी ट्रिक अच्छी ना लगी हो तो। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट टाइप ऑफ नील रिवर डेल्टा इज। आपको बताना है नील नदी का डेल्टा किस प्रकार का है। तो फर्स्ट ऑप्शन है एरोकेट आर्क्यूट डेल्टा यानी चापाकार डेल्टा। सेकंड ऑप्शन है बर्ड फूड डेल्टा यानी पंजाकार डेल्टा। थर्ड ऑप्शन है टर्निकेटेड डेल्टा यानी रुंडेड डेल्टा। फोर्थ ऑप्शन है ग्रोइंग डेल्टा यानी अग्रवर्धी डेल्टा। तो इसका राइट आंसर चापाकार डेल्टा जो है वह नील नदी का डेल्टा है। अ कोल्ड लोकल वाइंड ड्रेनिंग कैसियोनली डाउन द रोन वैली इज़ नोन एज। यानी एक ठंडी स्थानीय हवा रोन घाटी में कभी कभी नीचे बहती है, तो उसे क्या कहते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है चिनूक, सेकंड ऑप्शन है मिस्ट्रल, थर्ड ऑप्शन है बोरा, फोर्थ ऑप्शन है बिलजर्ड। तो इसका राइट आंसर है आपका मिस्ट्रल नाम की ठंडी हवा रोन घाटी में कभी कभी नीचे बहती है, इसका यही आंसर है। और ये जो रोन घाटी में बहती है नीचे, तो रोन घाटी से वो भूमध्य सागर की तरफ बहती है, तो उस हवा का नाम क्या है, मिस्ट्रल। मैक्सिमम पार्ट ऑफ सोलर एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ। आपको बताना है कुल सौर ऊर्जा का सर्वाधिक भाग होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है लॉन्ग रेज यानी दीर्घ तरंगों का, सेकंड ऑप्शन है आपका शॉर्ट रेज यानी लघु तरंगों का, थर्ड ऑप्शन है मीडियम रेज यानी मध्यम तरंगों का, फोर्थ ऑप्शन है अल्ट्रावायलेट रेज यानी पराबैंगनी तरंगों का। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आप खुद स्वयं इसका सर्च कर लें, हमें नहीं मिल पाया है इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका एफेलियन कंडीशन अकोर्ड्स ऑन यानी अपसौर की स्थिति कब होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है 3 जनवरी, सेकंड ऑप्शन है 21 जून, थर्ड ऑप्शन है 4 जुलाई, फोर्थ ऑप्शन है 22 दिसंबर। तो इसका राइट आंसर है 4 जुलाई को अपसौर की स्थिति होती है। चलते हैं 21। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाउड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेनफॉल। यानी निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए जिम्मेदार है। फर्स्ट ऑप्शन है क्यूमुलस यानी कपासी बादल, सेकंड ऑप्शन है कमुलोनिम्बस यानी कपासी वर्षा, थर्ड ऑप्शन है निम्बो स्टेट्स यानी वर्षा स्तरी, फोर्थ ऑप्शन है सीरो या फिर क्यूरोस्टेटस यानी पक्षाव स्तरी। तो इसका राइट आंसर है कपासी वर्षा वाला बादल जो होता है वही अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए जिम्मेदार है। विली साइक्लोन आर ऑफ व्हाट टाइप। आपको बताना है विली किस प्रकार के तूफान हैं। आपको ये बात तो पता चल गई विली नाम का तूफान होता है, तो आपको बताना है ये किस प्रकार का तूफान है। फर्स्ट ऑप्शन है टेम्परेट जोन यानी शीतोष्ण कटिबंधीय, सेकंड ऑप्शन है सब टेम्परेट जोन यानी समशीतोष्ण कटिबंधीय, थर्ड ऑप्शन है ट्रॉपिकल जोन यानी उष्णकटिबंधीय, फोर्थ ऑप्शन है पोलर यानी ध्रुवीय। तो इसका राइट आंसर है उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल जोन प्रकार का विली तूफान होता है। द श्रिंकिंग सिक्सटीज आर रिलेटेड टू। चीखती साठा किस तत्व की बोधक है। फर्स्ट ऑप्शन है हाई टाइड्स यानी उच्च ज्वार, सेकंड ऑप्शन है हाई एल्टीट्यूड वाइंड यानी उच्च वेगीय पवन, थर्ड ऑप्शन है हैवी रेनफॉल यानी मूसलाधार वर्षा, फोर्थ ऑप्शन है थंडर स्टोर्म यानी त्वरित झंझावत। तो इसका राइट आंसर है उच्च वेगीय पवन। चीखती साठा किस तत्व की बोधक है, उच्च वेगीय पवन की। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन रेन अकर्स इन विंटर्स एंड समर्स आर ड्राई। यानी निम्न में से किस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा तथा ग्रीष्म काल में शुष्क रहता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इक्वेटर यानी विषुवत रेखीय प्रदेश में, सेकंड ऑप्शन है टुंड्रा में, थर्ड ऑप्शन है मानसून में, फोर्थ ऑप्शन है मेडिटेरियन में यानी भूमध्य सागरीय में। तो इसका राइट आंसर है भूमध्य सागरीय में। भूमध्य सागरीय में शीतकाल में वर्षा तथा ग्रीष्म काल में शुष्क रहता है। सैलिनिटी इस इन ओशियन वाटर डिक्रीजेस व्हेन। आपको बताना है महासागरीय जल में लवणता कब घटती है।
तो फर्स्ट ऑप्शन है इवापोरेशन इज मोर, यानी वाष्पीकरण अधिक होता है तब। सेकंड ऑप्शन है वाइंड वेलोसिटी इज हाई, यानी कि हवा का वेग अधिक होता है तब। थर्ड ऑप्शन है आपका रेनफॉल इज हैवी, यानी भारी वर्षा होती है तब। फोर्थ ऑप्शन है ह्यूमिडिटी इज हाई, यानी कि आर्द्रता अधिक होती है तब। तो इसका राइट आंसर है आपका भारी वर्षा होती है तभी महासागरीय जल में जो लवणता होती है वह घटती है। हाई टेम्परेचर्स आर ऑब्जर्व्ड इन ओशियन, आपको बताना है महासागर में सर्वाधिक उच्च तापमान कहाँ रहते हैं, या फिर किस महासागर में सर्वाधिक उच्च तापमान देखने को मिलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है अटलांटिक ओशियन, यानी अटलांटिक महासागर में। सेकंड ऑप्शन है पैसिफिक ओशियन, यानी प्रशांत महासागर में। थर्ड ऑप्शन है इंडियन ओशियन, यानी हिंद महासागर में। फोर्थ ऑप्शन है आर्कटिक ओशियन, यानी आर्कटिक महासागर में। तो इसका राइट आंसर है आपका हिंद महासागर में, यानी इंडियन ओशियन में सर्वाधिक उच्च तापमान देखने को मिलते हैं। वो स्टडीड ओशियनिक डिपॉजिट्स फॉर द फर्स्ट टाइम, आपको बताना है सागरीय निक्षेपों का सर्वप्रथम विस्तृत अध्ययन किस भूगोलवेत्ता ने किया। तो इसका राइट आंसर हम पहले ऑप्शनों को पढ़ेंगे तब जानेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है डेविस ने, सेकंड ऑप्शन है मरे ने यानी मूरे ने, थर्ड ऑप्शन है डार्विन ने, फोर्थ ऑप्शन है वैगनर ने। तो इसका राइट आंसर है आपका फ्रेंड्स इस पर राइट आंसर बुकों में तो ये लिखा है आर्थर होम्स ने सागरीय निक्षेपों का सर्वप्रथम विस्तृत अध्ययन किया था। और आर्थर होम्स ने कब किया था? 1930 ईस्वी में, सन में। तो इसमें कोई सा भी राइट आंसर नहीं है। Which one of the following zones of atmosphere contains mother of pearl cloud, यानी वायुमंडल के निम्नलिखित में से कौन से भाग में मुक्ता मेघ पाए जाते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है ट्रोपोस्फीयर यानी क्षुभमंडल में, सेकंड ऑप्शन है स्ट्रेटोस्फीयर यानी संताप मंडल में, थर्ड ऑप्शन है आयनोस्फीयर यानी आयन मंडल में, फोर्थ ऑप्शन है एक्सोस्फीयर यानी बहिर्मंडल में। तो इसका राइट आंसर है संताप मंडल में मुक्ता मेघ पाए जाते हैं। हॉर्स लैटिट्यूड लाइज इन यानी अक्षांश स्थित है। तो फर्स्ट ऑप्शन है 40 डिग्री से 50 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड्स, या फिर 25 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों में। थर्ड ऑप्शन है 30 से 35 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों में। फोर्थ ऑप्शन है 40 डिग्री से 50 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। who propounded द स्टैटिऑनरी वेव, आपको बताना है ज्वारभाटा की उत्पत्ति के स्थैतिक तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किस भूगोलवेत्ता ने किया है? फर्स्ट ऑप्शन है डब्ल्यू वेलवेन ने, सेकंड ऑप्शन है टी गारियसन ने, थर्ड ऑप्शन है आर ए हैरिस ने, फोर्थ ऑप्शन है स्ट्रेहलर ने। तो इसका राइट आंसर आपका डब्ल्यू वेवेल ने ज्वारभाटा की उत्पत्ति के स्थैतिक तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और ये कब किया था? 1883 में। आपको ये भी बात याद रखनी है। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटॉल्स एग्जिट्स इन, यानी एटॉल सर्वाधिक संख्या में किस महासागर में उत्पन्न होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर में, सेकंड ऑप्शन अटलांटिक ओशियन यानी अटलांटिक महासागर में, थर्ड ऑप्शन है आर्कटिक ओशियन यानी आर्कटिक महासागर में, फोर्थ ऑप्शन है पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर में। तो इसका राइट आंसर है पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर में सर्वाधिक एटॉल की संख्या पाई जाती है। पेरीहेलियन एंड एफेलियन ओक्यो रेस्पेक्टिवली ऑन, आपको बताना है उपसौर तथा अपसौर की स्थिति क्रमानुसार कब होती है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आप ही पता करें। अगला क्वेश्चन है आपका द लोकल टाइम ऑफ दिस मेरिडियन इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर इंडिया, यानी कि इस याम्योत्योर का स्थानीय समय भारत के लिए मानक समय लिया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसका क्या कुछ नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी।
द अर्थ हैज़ बीन डिवाइडेड इंटू हाउ मैनी टाइम्स जोन्स। आपको बताना है पृथ्वी को कितने समय मंडलों में बांटा गया है। कितने मंडलों में नहीं, कितने समय मंडलों में, ये आपको याद रखना है। तो 12 में, 30 में, 24 में, 31 में। तो इसका राइट आंसर है 24 मंडलों में पृथ्वी को समय मंडलों में बांटा गया है। पृथ्वी को 24 समय मंडलों में बांटा गया है। ऑन द डे ऑफ समर सोल्स्टिस द सनराइज विल बी अर्लीस्ट इन द स्टेट ऑफ। आपको बताना है उत्तरायणांत के दिन सबसे पहले सूर्योदय किस राज्य में होता है। फर्स्ट ऑप्शन है असम में, सेकंड ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश में, थर्ड ऑप्शन है मेघालय में, फोर्थ ऑप्शन है सिक्किम में। तो इसका राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश में उत्तरायणांत के दिन सबसे पहले सूर्योदय होता है। Who propounded dust and gas hypothesis और of origin of earth, यानी गैस व धूल कणों पर आधारित परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया। तो फर्स्ट ऑप्शन है वी सेंकन ने, सेकंड ऑप्शन है कांट ने, थर्ड ऑप्शन है लिटिलटन ने, फोर्थ ऑप्शन है बैनर्जी ने। तो इसका राइट आंसर है कांट महोदय ने। किसने किया था? कांट महोदय ने गैस व धूल कणों पर आधारित परिकल्पना का प्रतिपादन किया था। और ये कब किया था? 1755 सन में। सन 1755 सन में कांट महोदय ने गैस व धूल कणों पर आधारित एक परिकल्पना का प्रतिपादन किया था। तो उस परिकल्पना का नाम था वायव्य राशि परिकल्पना। आई होप मैं आपको जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रही हूँ आप उन सभी को नोट करते चले जा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है आपका द सोलर एनर्जी रिसीव्ड एट द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड, यानी पृथ्वी के धरातल पर पहुंचने वाली सूर्य ऊर्जा क्या कहलाती है। फर्स्ट ऑप्शन है इंसोलेशन यानी सूर्य तपन, सेकंड ऑप्शन है एनर्जी बजट यानी ऊर्जा बजट, थर्ड ऑप्शन है टेम्परेचर यानी तापमान, फोर्थ ऑप्शन है सनशाइन यानी धूप। तो इसका राइट आंसर है आपका सूर्य तपन। पृथ्वी के धरातल पर, पृथ्वी के सरफेस पर पहुंचने वाली सूर्य ऊर्जा को क्या कहते हैं? सूर्य तपन। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, यानी निम्नलिखित में से एक अवक्षण का रूप नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है डिजल यानी फुहार, सेकंड ऑप्शन है हेल यानी ओला, थर्ड ऑप्शन है फॉग यानी कोहरा, फोर्थ ऑप्शन है स्लीट यानी संयम वृष्टि। तो इसका राइट आंसर है कोहरा। कोहरा जो है वह अवक्षेपण का रूप नहीं है। इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर डिनोट्स, आपको बताना है तापमान संक्रमणांक इंगित करता है। तो क्या करता है? तो फर्स्ट ऑप्शन डिक्रीजिंग टेम्परेचर विद इंक्रीजिंग हाइट, यानी बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ घटते तापमान को। सेकंड ऑप्शन है कंसेंट टेम्परेचर विद इंक्रीजिंग हाइट, यानी बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ स्थिर तापमान को। थर्ड ऑप्शन है इंक्रीजिंग टेम्परेचर विद इंक्रीजिंग हाइट, यानी बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ बढ़ते तापमान को। फोर्थ ऑप्शन है आपका फ्लक्टिंग टेम्परेचर विद इंक्रीजिंग हाइट, यानी बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ अनियमित तापमान को। तो इसका राइट आंसर है बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ घटते तापमान को तापमान संक्रमणांक इंगित करता है। इट इज डेपिक्टेड बाई सर्कुलर और ओवल शेप ऑफ इसोबार्स विद लो प्रेशर इन द सेंटर, यानी इसको दर्शाने वाली, यानी किसको दर्शाने के लिए समदाब रेखाएं वृत्ताकार अथवा अंडाकार आकृति की होती हैं तथा केंद्र बिंदु पर निम्न वायुदाब होता है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आपको देना है। और आपको कहाँ से देना है मैं आपको बता दूं, जो आपकी भौतिक भूगोल जो आपकी बुक है उसमें प्रैक्टिकल वर्क दिया गया होगा लास्ट में, उसमें से ये लिया गया है। उसमें काफ़ी ज़्यादा डायग्राम होंगे चक्रवृत्त वगैरह के, उसमें से आप देखें और इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दें। चलते हैं 41वें क्वेश्चन की। एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रूसिव वोल्केनिक टोपोग्राफी, यानी ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित बाह्य स्थलाकृति का उदाहरण बताएं। यानी इनमें से कौन सी जो क्रिया है और इसमें से जो कौन सी आकृति है जो कि बाहर बनती है। तो आपने पढ़ा होगा, कमेंट में ज़रूर आंसर दें। ये कोल्डेरा, लेगोलिथ, सिल, डाइक, ये सभी ज्वालामुखी क्रिया हैं। बट आपको पढ़ के ये हमें कमेंट करके बताना है इसका राइट आंसर कि कौन सा बाहर दिखाई देता है इनमें से स्थलाकृति। अगला क्वेश्चन है आपका मैक्सिमम अराइवल एक्सटेंट ऑफ ग्लोबी जेरिना ओस इज फाउंड इन, यानी ग्लोबी जेरिना ओस का अत्यधिक क्षेत्रीय जमाव कहाँ पाया जाता है।
फर्स्ट ऑप्शन है आर्कटिक ओशियन में, सेकंड ऑप्शन है इंडियन ओशियन में, थर्ड ऑप्शन है अटलांटिक ओशियन में, फोर्थ ऑप्शन है पैसिफिक ओशियन में। तो इसका राइट आंसर है आपका सभी। क्या है? इन सभी महासागर में ग्लोबिस एरिना ऊर्जा का अत्यधिक क्षेत्रीय जमाव होता है, जो कि इसमें राइट आंसर नहीं है सभी। द ग्राइंडिंग एक्शन ऑफ सैंड ड्राइवन बाई द वाइंड इज कॉल्ड, यानी वायु द्वारा वाहित रेत की घर्षण क्रिया को क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है हाइड्रेशन यानी जलीयन, सेकंड ऑप्शन है एब्रेशन यानी अपघर्षण, थर्ड ऑप्शन है डेफ्लेक्शन यानी अवस्फीति, फोर्थ ऑप्शन है एट्रिशन यानी सन्निघर्षण। तो इसका राइट आंसर है अपघर्षण कहते हैं वायु द्वारा वाहित रेत की घर्षण क्रिया को। सैंड फ्री कॉरिडोर्स बिटवीन पेराल्ड डोन्स यूज्ड एज पैथ्स बाई कैरावान्स, यानी बालुका स्तूपों के मध्य रेत मुक्त मार्ग जहां ऊँटों के काफिले चलते हैं। तो आपको बताना है कहाँ पर चलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमादा में, सेकंड ऑप्शन है प्लेया में, थर्ड ऑप्शन है बजादा में, फोर्थ ऑप्शन है पेडीमेंट में। तो इसका राइट आंसर है आपका हमादा या प्लेया। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आपको ही देना है, वी डोंट नो। अगला क्वेश्चन आपका ग्लेसियोफियल रिपोर्ट्स यूजफुल इन कनेक्शंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लाइन्स सच एज रोड्स एंड रेलवे। आपको बताना है हिमानी जलोढ़ निक्षेप जो यातायात के मार्ग जैसे सड़कों तथा रेलों के निर्माण में सहायक है। तो आपको बताना है क्या सहायक है। फर्स्ट ऑप्शन है केम, सेकेंड ऑप्शन है एस्कर, थर्ड ऑप्शन है हिमनद उपक्षय और फोर्थ ऑप्शन है कैटल्स। तो इसका राइट आंसर है कैटल्स। वैसे 99% तो कैटल्स होना चाहिए, बट हमें एग्जैक्ट इसका राइट आंसर नहीं पता चल पाया है। 44 और 45 एक क्वेश्चन पीछे छूटा था, उन तीनों के आंसर आपको ही सर्च करने हैं। चलते हैं 46वें क्वेश्चन की तरफ। द सबसाइडेंस थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ कोरल रीफ्स वॉज प्रोपाउंडेड बाई। आपको बताना है प्रवाल भित्ति की उत्पत्ति का अवतलन सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन है R.A. डेली ने, सेकंड ऑप्शन है D.C. डार्विन ने, थर्ड ऑप्शन है D.W. जॉनसन ने, फोर्थ ऑप्शन है G. मर्रे ने। तो इसका राइट आंसर है आपका C. डार्विन ने। किसने किया था? C. डार्विन ने प्रवाल भित्ति की उत्पत्ति का अवतलन सिद्धांत प्रतिपादित किया था। और आपको इसका सन याद रखना है, कब किया था? 1837 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी रॉक्स। आपको बताना है निम्नलिखित में से प्राथमिक शैल कौन सी हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है आइजोन्स यानी आग्नेय, सेकंड ऑप्शन है सेडिमेंट्री यानी अवसादी, थर्ड ऑप्शन है मेटामॉर्फिक यानी कैंत्रित, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए आग्नेय शैल जो है वह प्राथमिक शैल है, इनके बाद अवसादी, देन उनके पास कैंत्रित बनती हैं। आग्नेय फिर अवसादी फिर कैंत्रित, ये इनका साइकिल होता है। अगला क्वेश्चन है आपका वेयर इज फाउंड द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कास्ट टोपोग्राफी। आपको बताना है कास्ट स्थलाकृति का सर्वोत्तम उदाहरण कहाँ मिलता है। ये आपको मिल जाए तो कर लेना, अदरवाइज नहीं मिला तो अब क्या करें, हमें ही नहीं मिला, आपको कहाँ से मिल जाएगा। हमने पूरे में सर्च कर लिया है, बुक गूगल हमने कुछ नहीं छोड़ा, बट मिल ही नहीं पा रहा कुछ का आंसर। अगला क्वेश्चन आपका विच एजेंट ऑफ एरोशन रिजल्ट्स म्यूसियम रॉक्स, यानी आपको बताना है क्षत्रक शिलापतन के किस कारक का प्रतिफल होता है। फर्स्ट ऑप्शन है ग्लेशियर्स यानी हिमनद, सेकंड ऑप्शन रनिंग वाटर यानी बहता जल, फोर्थ ऑप्शन है वाइंड यानी पवन, फोर्थ ऑप्शन सी वेव्स यानी समुद्री लहर। तो इसका राइट आंसर है पवन जो है वह क्षत्रक शिलापर्दन के लिए प्रतिफल होता है, यानी इसी से बनता है क्षत्रक शिला। पवन के द्वारा जो अपर्दन क्रिया होती है उसके द्वारा क्षत्रक शिला बनता है। अगला क्वेश्चन है आपका द प्लेस सिचुएटेड ऑन द सरफेस वेयर अर्थक्वेक इज फेल्ट फर्स्ट। आपको बताना है धरातल पर स्थित वह बिंदु जहां सर्वप्रथम भूकंप अनुभव किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है एपी सेंटर यानी भूकंप केंद्र पर, सेकंड ऑप्शन है फोकस यानी भूकंप मूल पर, थर्ड ऑप्शन है सेंट्रीपेटल यानी आपका होता है अभिकेंद्र पर, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई नहीं, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर आपको बता दें तो इसका राइट आंसर है भूकंप केंद्र पर सबसे पहले भूकंप
अनुभव किया जाता है। चलते हैं 91वें क्वेश्चन की तरफ। एटॉल इज, आपको बताना है एटॉल क्या है। तो ओशियन करंट है यानी समुद्री घाटा है। सेकंड ऑप्शन है माउंटेन पीक है या फिर पर्वत शिखर है या फिर आइसलैंड है यानी द्वीप है। फोर्थ ऑप्शन है अ स्पेशल टाइप ऑफ कोरल रीफ यानी एक विशेष प्रकार की प्रवाल भित्ति है। तो इसका राइट आंसर है एक विशेष प्रकार की प्रवाल भित्ति है एटॉल। अब आता है आपका क्वेश्चन 52। व्हाट इज सिरक्को, आपको बताना है सिरक्को क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है वॉल्केनस यानी ज्वालामुखी है। सेकंड ऑप्शन है लोकल वाइंड्स यानी स्थानीय पवन है। थर्ड ऑप्शन है बर्ड यानी पक्षी है। फोर्थ ऑप्शन इसलैंड है यानी द्वीप है। तो इसका राइट आंसर है आपका स्थानीय पवन का नाम है सिरक्को। और आपको बताना, आपको ये भी पता होना चाहिए सिरक्को ये स्थानीय पवन है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि सिरक्को जो है वह गर्म हवा का नाम है। जैसे कि हमने देखा था चीनू को देखा था कि मिस्ट्रल, जैसे कि हमने देखा था मिस्ट्रल हवा के बारे में, उसी तरह ये सिरक्को नाम की भी हवा है। अगला क्वेश्चन है आपका कि हु हैज सेड दैट लैंडस्केप इज फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर प्रोसेस एंड स्टेचर। आपको बताना है किसने कहा कि स्थल रूप संरचना प्रक्रम तक अवस्था का प्रतिफल होता है। तो इसका राइट आंसर है आपका कि किसने कहा संरचना, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है WM डेविस। WM डेविस का ये कहना है। विच कैटेगरी ऑफ रॉक्स लेपोलिथ एंड फेकोलिथ आर, आपको बताना लेपोलिथ तथा फेकोलिथ किस वर्ग की चट्टानें हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है आग्नेय, सेकंड ऑप्शन है अवसादी, थर्ड ऑप्शन है कांतरित, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है आपका आग्नेय, लेपोलिथ फेकोलिथ। तो फ्रेंड्स सॉरी ये आग्नेय शैल नहीं है, ये तो अवसादी सेल हैं। क्योंकि फ्रेंड्स आग्नेय शैल जो है वो प्राथमिक हैं और ये तो ज्वालामुखी के द्वारा जो निकला है लावा, उससे ये लेपोलिथ और फेकोलिथ नाम की आकृति बनी है, उसे लेपोलिथ और फेकोलिथ नाम दिया गया है। तो आग्नेय तो वही है जो पृथ्वी के जो नीचे है, या आप कह सकते हैं पृथ्वी पर जो है। तो आप कह सकते हैं कि जो आग्नेय शैल वही है जो पहली की चट्टान है। और ज्वालामुखी के बाद वो जब निकली है, वो ज्वालामुखी के बाद जो निकला है वो लावा, तो वो तो फिर उसके द्वारा वो जो बने चट्टान, तो वो तो दूसरे नंबर पर आई। तो उसका राइट आंसर है अवसादी सेल। अवसादी सेल हैं लेपोलिथ तथा फेकोलिथ, आग्नेय शैल नहीं है। एवरेज डेंसिटी ऑफ द होल अर्थ इज, आपको बताएं संपूर्ण पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है 2.5, सेकंड ऑप्शन 3.5, थर्ड ऑप्शन है 5.5, फोर्थ ऑप्शन है 11.0। तो इसका राइट आंसर है 5.5 संपूर्ण पृथ्वी का औसत घनत्व है। चलते हैं 56वें। विच ओशियन इज रिलेटेड टू गल्फ स्ट्रीम, आपको बताना है गल्फ स्ट्रीम किस महासागर से संबंधित है। तो गल्फ स्ट्रीम एक गर्म हवा का नाम है। तो आपको बताना है यह गर्म हवा का संबंध किस महासागर से है। तो फर्स्ट ऑप्शन है नॉर्थर्न पैसिफिक ओशियन यानी कि उत्तरी प्रशांत महासागर से। सेकंड ऑप्शन है इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर से। थर्ड ऑप्शन है नॉर्थर्न अटलांटिक ओशियन यानी उत्तरी अटलांटिक महासागर से। फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है उत्तरी अटलांटिक महासागर में गल्फ स्ट्रीम धारा बहती है और इसका उसी महासागर से संबंध है। मोना लावा इज एक्टिव वोल्केनो ऑफ, आपको बताना है मोना लावा एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो ये कहाँ का सक्रिय ज्वालामुखी है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हवाई आइसलैंड यानी हवाई द्वीप का। सेकंड ऑप्शन अलास्का यानी अलास्का का। थर्ड ऑप्शन इटली का। फोर्थ ऑप्शन है जापान का। तो इसका राइट आंसर है हवाई द्वीप का मोना लावा नाम का एक सक्रिय ज्वालामुखी है। मेटामॉर्फिज्म ऑफ शेल इज फॉर्म्ड, आपको बताना है शेल के रूपांतरण से बनने वाले शेल का नाम क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन है स्लेट, सेकंड ऑप्शन है मार्बल, थर्ड ऑप्शन है नाइस यानी नाइस, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है स्लेट। सेल से जब शेल रूपांतर शेल में बदलती है, सेल जो रूपांतर सेल में बदलती है, तो वो किसका रूप धारण कर लेती है, स्लेट का। मैन इज सराउंडेड बाई एनवायरनमेंट फ्रॉम हाउ मैनी साइड्स, आपको बताना है मानव को पर्यावरण कितनी ओर से आवृत या फिर ढके हुए है। तो फर्स्ट ऑप्शन है 1, सेकंड ऑप्शन है 2, थर्ड ऑप्शन है 3, फोर्थ ऑप्शन है सभी। तो इसका राइट आंसर है सभी तरफ से मानव को पर्यावरण ने ढके रखा है। अगला क्वेश्चन आपका 97% ऑफ वाटर अवेलेबल ऑन अर्थ इज फाउंड इन, आपको बताना है पृथ्वी पर उपस्थित 97% जल कहाँ पर उपस्थित है।
फर्स्ट ऑप्शन है इन रिवर्स नदियों में, सेकंड ऑप्शन है इन वेल्स यानी कुआं में, थर्ड ऑप्शन है इन पॉन्ड्स यानी तालाबों में, फोर्थ ऑप्शन है इन ओशन यानी महासागरों में। तो इसका राइट आंसर है महासागरों में 97% जल पृथ्वी का उपस्थित है। चलते हैं 61वें क्वेश्चन पर। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एज परसेंटेज इन एटमॉस्फेयर इज, आपको बताना है वायुमंडल में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है। फर्स्ट ऑप्शन है 20.95, सेकंड ऑप्शन 15.5, थर्ड ऑप्शन है 24.5, फोर्थ ऑप्शन है 21%। तो इसका राइट आंसर है 20.95 वायुमंडल में ऑक्सीजन की प्रतिशत है। काफ़ी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, एक दो तो बाद बाकी तो टफ लेवल का ये एग्ज़ाम है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एवरी ऑर्गेनिज्म इज अफेक्टेड बाई एंड इन टर्न अफेक्ट्स द सेम। तो इसका मतलब हुआ हिंदी में प्रत्येक जीव किससे प्रभावित करता है वह उससे प्रभावित होता है। आपको बताना है प्रत्येक जीव किससे प्रभावित होता है और उसे क्या सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है वाटर यानी जल को, सेकंड ऑप्शन लैंड यानी भूमि को, थर्ड ऑप्शन एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण को, फोर्थ ऑप्शन गैस यानी गैस को। तो इसका राइट आंसर है पर्यावरण जो है मानव को प्रभावित करता है और मानव जो है पर्यावरण को प्रभावित करता है। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आ रही होगी और अगर आप वीडियो को यहाँ तक भी देख रहे हैं तो इट मीन्स आपको ज़रूर पसंद आ रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ तक आप पहुँच ही गए हैं तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर भी कर दें अपने उस दोस्त के पास जिसके पास फर्स्ट सेमेस्टर में जियोग्राफी है, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना क्योंकि फ्रेंड्स इस चैनल पर से ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ अपलोड होती रहती हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट इन बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज, आपको बताना है जीव के शरीर में सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कार्बन, सेकंड ऑप्शन नाइट्रोजन, थर्ड ऑप्शन है ऑक्सीजन, फोर्थ ऑप्शन है आर्गन। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स आपको पता होगा कौन सा है महत्वपूर्ण सबसे, ऑक्सीजन। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट इज अफेक्टेड ड्यू टू एसिड रेन्स, यानी अम्लीय वर्षा से किस ऐतिहासिक इमारत को क्षति हो रही है। आपको बताना है किस ऐतिहासिक इमारत को अम्लीय वर्षा से क्षति हो रही है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आगरा फोर्ट यानी आगरा किला को, सेकंड ऑप्शन है हुमायूं टॉम यानी हुमायूं का मकबरा को, थर्ड ऑप्शन है जामा मस्जिद को, यानी फोर्थ ऑप्शन है ताजमहल को। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ताजमहल को अम्लीय वर्षा से क्षति पहुंच रही है। प्राइमरी कंज्यूमर्स इज, आपको बताना है प्राथमिक उपभोक्ता कौन है इनमें से। तो फर्स्ट ऑप्शन है हर्बीवोरस यानी शाकाहारी हैं, सेकंड ऑप्शन है कार्निवोरस यानी मांसाहारी हैं, थर्ड ऑप्शन है ग्रीन प्लांट्स यानी हरे पौधे हैं, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ एबव, तो यानी उनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हरे पौधे जो हैं वह प्राथमिक उपभोक्ता हैं। द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस इज, आपको बताना है गोबर गैस में मुख्य रूप से कि कौन सी गैस पाई जाती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है क्लोरीन, सेकंड ऑप्शन है हाइड्रोजन, थर्ड ऑप्शन है ऑक्सीजन, फोर्थ ऑप्शन है मीथेन। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा मीथेन सबसे ज़्यादा गोबर गैस में पाई जाती है और गोबर गैस को और किस नाम से जाना जाता है, बायोगैस के नाम से भी जाना जाता है। सोलर एनर्जी हैज़ इम्पोर्टेंट रोल इन, आपको बताना है सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। तो आपको बताना है सौर ऊर्जा की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका किस चक्र में है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हाइड्रोजन साइकिल में, सेकंड ऑप्शन है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में यानी कि जलीय चक्र में, थर्ड ऑप्शन है नाइट्रोजन साइकिल में यानी नाइट्रोजन चक्र में, फोर्थ ऑप्शन है ऑक्सीजन साइकिल यानी ऑक्सीजन चक्र में। तो इसका राइट आंसर जलीय चक्र में सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा की महत्वपूर्ण भूमिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज और दैट द प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म और कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म लिव्स इन कोल्ड, आपको बताना है वह स्थान जहाँ जीव अथवा जीवों का समुदाय वास करता है उसे क्या कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है हैबिटेट यानी निवास्य, सेकंड ऑप्शन सोसाइटी यानी समाज, थर्ड ऑप्शन है एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण, फोर्थ ऑप्शन है एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल। तो इसका राइट आंसर आपको पता होगा वायुमंडल। ट्रीटी टू रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग फॉर एट लीस्ट 10 ईयर्स इज कॉल्ड, आपको बताना है कम से कम 10 वर्षों तक भूतापन कम करने की संधि कहलाती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है जेनेवा प्रोटोकॉल, सेकंड ऑप्शन है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, थर्ड ऑप्शन है क्योटो प्रोटोकॉल, फोर्थ ऑप्शन है वियना प्रोटोकॉल। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर अगर आपको मिल जाता है तो हमें कमेंट कर देना। इन एटमॉस्फेयर स्टेट ऑफ स्फीयर इज लोकेटेड अबव द, यानी वायुमंडल में समताप मंडल स्थित है। आपको बताना है वायुमंडल में जो समताप मंडल है वो कहाँ पर स्थित है। तो फर्स्ट ऑप्शन है मीजोस्फीयर के मध्य मंडल के ऊपर,
सेकंड ऑप्शन है ट्रोपोस्फेयर यानी क्षुभ मंडल के ऊपर। थर्ड ऑप्शन है थर्मोस्फेयर यानी ताप मंडल के ऊपर। फोर्थ ऑप्शन है आयनोस्फेयर यानी आयन मंडल के ऊपर। तो इसका राइट आंसर है क्षुभ मंडल। क्षुभ मंडल के ऊपर जो मंडल स्थित है उसका नाम है समताप मंडल यानी ओजोन मंडल। द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस इज, आपको बताना है गो गैस में मुख्य रूप से क्या पाई जाती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है क्लोरीन, सेकंड ऑप्शन है हाइड्रोजन, थर्ड ऑप्शन है ऑक्सीजन, फोर्थ ऑप्शन है मीथेन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है मीथेन। क्या पाई जाती है? मीथेन। आई थिंक ये वाले क्वेश्चन तो हो गए 66, ये तो हो गए। चलिए चलते हैं अगले। मेन कॉज ऑफ लॉस ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल यानी भूमिगत जल स्तर गिरने का मुख्य कारण क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन है डिफोरेस्टेशन यानी वन विनाश। सेकंड ऑप्शन है इरेगुलर एनवायरनमेंट यानी अनिश्चित पर्यावरण। थर्ड ऑप्शन है एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर यानी गहन कृषि। फोर्थ ऑप्शन है फ्लूड्स यानी बाढ़ हैं। तो इसका राइट आंसर वन विनाश है, मुख्य कारण पूछा है। अगर वैसे तो सभी हैं, अगर इसमें सभी का ऑप्शन होता तो सभी होता, अगर मुख्य पूछा है तो इसका राइट आंसर है वन। द नेशनल रिवर ऑफ इंडियन इज, आपको बताना है भारतीय राष्ट्रीय नदी का नाम क्या है। आई होप एवरीबडी नो। तो फर्स्ट ऑप्शन है महानदी, सेकंड ऑप्शन है गंगा, थर्ड ऑप्शन है नर्मदा, फोर्थ ऑप्शन है तापी। तो इसका राइट आंसर है गंगा। गंगा नदी जो है वह भारत की राष्ट्रीय नदी है। हाईएस्ट ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग प्लांट इज, आपको बताना है सर्वाधिक ऑक्सीजन देने वाला पादप या फिर पौधा कौन सा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है बबूल, सेकंड ऑप्शन है आम का, थर्ड ऑप्शन है पीपल का, फोर्थ ऑप्शन है देवदार का। तो इसका राइट आंसर क्या है? पीपल का पेड़। इन एन इकोसिस्टम इंसेक्ट्स आर जनरली यानी एक परितंत्र में कीट प्रायः क्या होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है प्रोड्यूसर यानी उत्पादक होते हैं। सेकंड ऑप्शन प्राइमरी कंज्यूमर्स यानी प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। थर्ड ऑप्शन है सेकेंडरी कंज्यूमर्स यानी द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। फोर्थ ऑप्शन टॉप कंज्यूमर्स यानी सर्वोच्च उपभोक्ता होते हैं। तो इसका राइट आंसर है एक परितंत्र में कीट उत्पादक होते हैं। इन इंडिया सोर्स ऑफ जियोथर्मल एनर्जी आर फाउंड इन, आपको बताना है भारत में भूताप ऊर्जा स्रोत पाए जाते हैं यानी किस देश में पाए जाते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश में, सेकंड ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, थर्ड ऑप्शन है बिहार में, फोर्थ ऑप्शन है राजस्थान में। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स, वैसे तो हिमाचल और उत्तर प्रदेश दोनों में बता रहा है और इसमें ये दोनों ही हैं। तो इसका राइट आंसर टिक लगाने में दिक्कत है क्योंकि हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश दोनों में ये बता रहा है गूगल जो है आपका। तो इसका राइट आंसर नहीं मिल पा रहा है हमें। हाउ मैनी परसेंटेज ऑफ अर्थ इज हाइड्रोस्फीयर, आपको बताना है पृथ्वी का कितने परसेंट भाग जलमंडल है या फिर कह सकते हैं कि पृथ्वी कितने परसेंट भाग पर जल पाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है 100%, सेकंड ऑप्शन 91%, थर्ड ऑप्शन 81%, फोर्थ ऑप्शन है 71%। तो इसका राइट आंसर है 71%। एट विच पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस मैन लाइव, आपको बताना है पृथ्वी की सतह का वह भाग जहाँ मनुष्य निवास करता है उसे क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है बायोस्फीयर यानी जैवमंडल कहते हैं। सेकंड ऑप्शन है हाइड्रोस्फीयर यानी जलमंडल कहते हैं। थर्ड ऑप्शन है मीजोस्फीयर यानी मध्यमंडल कहते हैं। फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ द दीज यानी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है आपका जैवमंडल। क्या है? जैवमंडल। परसेंट ऑफ नाइट्रोजन इन एयर्स इज, आपको बताना है वायुमंडल में नाइट्रोजन का परसेंट क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है 76%, सेकंड ऑप्शन है 78%, थर्ड ऑप्शन है 74%, फोर्थ ऑप्शन है 86%। तो फ्रेंड्स आई होप सभी को पता होगा कि वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है। तो इसका राइट आंसर है 78%। द मेन कॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट इज, आपको बताना है हरित ग्रह प्रभाव का मुख्य कारण क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड ऑप्शन नाइट्रोजन, थर्ड ऑप्शन है हाइड्रोजन पेरोक्साइड यानी पेरोक्साइड, फोर्थ ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह हरित ग्रह प्रभाव का मुख्य कारण है यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट का मुख्य कॉज है। द मेन कॉज ऑफ ओजोन होल इज, आपको बताना है ओजोन छिद्र का मुख्य कारण क्या है।
तो फर्स्ट ऑप्शन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सेकंड ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, थर्ड ऑप्शन है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, फोर्थ ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वह ओजोन छिद्र का मुख्य कारण है। फ्रेंड्स, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओजोन जो छिद्र है वह किस देश के ऊपर हुआ है। तो इसका राइट आंसर है आर्कटिक के ऊपर, आर्कटिक या अंटार्कटिक के ऊपर। विच गैस कॉज एसिड रेन वैन इट मिक्सड इन एटमोस्फेयर। आपको बताना है कौन सी गैस वायुमंडल में मिलने से अम्लीय वर्षा का कारण बनती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सेकंड ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन, थर्ड ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड और मेथिन गैस, फोर्थ ऑप्शन है ईथेन एवं आपकी मीथेन। तो इसका राइट आंसर सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलने से वायुमंडल में मिलने से, इन दोनों गैसों के मिलने से अम्लीय वर्षा होती है। इट प्रोटेक्ट द हेजिटेंट्स ऑफ अर्थ फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज। आपको बताना है हानिकारक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वीवासियों की रक्षा करती है। तो आपको बताना है कौन सी परत रक्षा करती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है ओजोन लेयर, सेकंड ऑप्शन है कार्बन लेयर या लेयर मीन्स परत, थर्ड ऑप्शन है क्लाउड्स लेयर, फोर्थ ऑप्शन नायन लेयर। तो इसका राइट आंसर है ओजोन परत जो है वह पराबैंगनी किरणों से यानी अल्ट्रा वायलेट किरणों से पृथ्वी के जो निवासी हैं उसकी रक्षा करती है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड इन। आपको बताना है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है 9 जून को, सेकंड ऑप्शन है 6 जून को, थर्ड ऑप्शन है 5 जून को, फोर्थ ऑप्शन है 4 जून को। तो इसका राइट आंसर है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। द बिग होल फाउंड इन ओजोन लेयर इज नियर। आपको बताना है ओजोन परत में सबसे बड़ा छिद्र कहाँ पाया जाता है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आ गया, मैंने तो आपको एक्स्ट्रा में बताया था बट आपका ये एग्जाम में आ ही गया। तो फर्स्ट ऑप्शन है हिमालय के ऊपर, सेकंड ऑप्शन है अंटार्कटिका के ऊपर, थर्ड ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, फोर्थ ऑप्शन है ग्रीनलैंड के ऊपर। तो इसका राइट आंसर है अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में सबसे बड़ा छिद्र पाया गया है। अगला क्वेश्चन आपका विच इज द बायोटिक फैक्टर ऑफ एनवायरनमेंट, यानी पर्यावरण का जैविक कारक कौन सा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है मृदा, सेकंड ऑप्शन है प्लांट्स यानी पौधे, थर्ड ऑप्शन है आपका एयर, फोर्थ ऑप्शन टेम्परेचर यानी तापमान। तो इसका राइट आंसर है पौधे जो है वह पर्यावरण का जैविक कारक होते हैं। चलते हैं 86वें। वो यूज्ड द वर्ड इकोसिस्टम फर्स्ट। आपको बताना है सर्वप्रथम परितंत्र यानी इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किसने किया। तो फर्स्ट ऑप्शन है एजी टांसले ने, सेकंड ऑप्शन है ओडम ने, थर्ड ऑप्शन है फासबर्ग ने, फोर्थ ऑप्शन है हैगेट ने। तो इसका राइट आंसर है एजी टांसले ने सबसे पहले परितंत्र यानी इकोसिस्टम शब्द का यूज किया था। आपको पता होना चाहिए सन 1935 में किया था। अगला क्वेश्चन है आपका द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्निक्स डज नॉट हेल्प टू एक्सप्लेन द ओरिजिन एंड लोकेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। यानी निम्नलिखित में से पटल विवर्तन की या फिर कह सकते हैं प्लेट विवर्तन की सिद्धांत किसके उद्गम और अवस्थिति को स्पष्ट करने में सहायक नहीं होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है अर्थक्वेक्स यानी भूकंप, सेकंड ऑप्शन है माउंटेन्स यानी पर्वत, थर्ड ऑप्शन है ओशियन करेंट्स यानी समुद्री धाराएं, फोर्थ ऑप्शन है मेजर सी फ्लोर फीचर्स यानी प्रमुख समुद्री तल के लक्षण। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है आपका समुद्री धाराओं को ये नहीं बताता है अपने सिद्धांत में। भूकंप, पर्वत, प्रमुख समुद्री तल के लक्षण ये सभी बताया बट समुद्री धाराओं का उल्लेख नहीं पाया जाता प्लेट विवर्तन के सिद्धांत में। फ्रेंड्स, आपको ये जरूर पढ़ना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी फॉर यू। अगला क्वेश्चन है आपका ट्यूजिमिट्स आर प्रोड्यूस्ड बाई। आपको बताना है सुनामी निम्नलिखित के कारण पैदा करती है, यानी आपको बताना है कि किसके कारण सुनामी आती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है टाइड्स यानी ज्वार भाटा के कारण, सेकंड ऑप्शन है साइक्लोन्स यानी चक्रवात के कारण, थर्ड ऑप्शन है सबमेरीन अर्थक्वेक्स यानी अंतः समुद्री भूकंप के कारण, फोर्थ ऑप्शन है श्रिंकिंग ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट यानी पृथ्वी के पटल का सिकुड़ना तब सुनामी आती है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है अंतः समुद्री भूकंप। तो समुद्र के अंदर जब भूकंप आता है तभी सुनामी आती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटीमेंट रिपोर्ट्स कवर द लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ ओशियन फ्लोर। आपको बताना है निम्नलिखित तलछट निक्षेपों में से कौन सा समुद्र के तल के सबसे बड़े प्रतिशत भाग को ढक देता है। तो यानी आपको बताना है इसमें से कौन सा जो है भाग वह पृथ्वी के सबसे बड़े भाग को ढक देता है।
पृथ्वी नहीं सॉरी समुद्र के सबसे बड़े भाग को ढक देता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है टेरिजियनियस यानी स्थलजात, सेकंड ऑप्शन है कॉस्मेजिनियस यानी ब्रह्मांडकीय, थर्ड ऑप्शन है बायोजीनियस यानी जीवोत्पत्ति, फोर्थ ऑप्शन है हाइड्रोजीनियस यानी उदजैन युक्त। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है स्थलजात जो है वही सबसे ज़्यादा समुद्र के भाग को ढक देता है। द कंसेप्ट ऑफ जियो सिंक्लाइंस वॉज गिवन बाई, आपको बताना है भू अभिनेतियों। भू अभिनेतियों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जियो सिंक्लाइंस यानी भू अभिनेतियों की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? तो फर्स्ट ऑप्शन है जेम्स हॉल एंड डायना ने, सेकंड ऑप्शन है हैंगर ने, थर्ड ऑप्शन है हॉलमस ने, फोर्थ ऑप्शन है स्टीर्स ने। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है जेम्स हॉल और डायना ने भू अभिनेतियों यानी जियो सिंक्लाइन की अवधारणा प्रस्तुत की थी। आइडेंटिफाई फ्लोयोग्लासिकल रिपोर्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग, आपको बताना है निम्नलिखित में से नदीय हिमालयी निक्षेपों की पहचान करें। तो इसमें से कौन सा है फ्रेंड्स? ये क्वेश्चन का आंसर तो हमें मिला ही नहीं है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। टू वूम जियो सिंक्लाइंस हैज क्लोज रिलेशन, आपको बताना है भूषण नदी का किससे घनिष्ठ संबंध है? तो फर्स्ट ऑप्शन है वोल्केनस यानी ज्वालामुखी से, सेकंड ऑप्शन है अर्थक्वेक से यानी भूकंप से, थर्ड ऑप्शन है ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण से, फोर्थ ऑप्शन है फोल्डेड माउंटेन यानी वलित पर्वत श्रेणी से। तो इसका राइट आंसर है वलित पर्वत श्रेणी से भूसन्नति यानी जियो सिंक्लाइन का घनिष्ठ संबंध है। ये कैसे बनती है भूसन्नति, क्या होता है, किस प्रकार बनती है, ये सब आपको पढ़ाया जाएगा। जब आप उसे पढ़ाएंगे तब आपकी बुक में सब कुछ अवेलेबल है कि भूसन्नति क्या होती है, कैसे बनती है। यानी भूसन्नति जो अवसाद होते हैं उसी से एक पर्वत बन जाता है, उसी को भूसन्नति के पर्वत या फिर वलित पर्वत कहते हैं। तो आपको इसके बारे में भी पढ़ना है। अगला प्रश्न आपका वो इज एसोसिएटेड विद कंसेप्ट ऑफ कंपेनाइजेशन यानी क्षतिपूर्ति संकल्पना से कौन संबंधित है? तो फर्स्ट ऑप्शन है प्राट, सेकंड ऑप्शन है जॉली, थर्ड ऑप्शन है डेविस, फोर्थ ऑप्शन है जेम्स हट्टन। तो इसका राइट आंसर है प्राट महोदय जो है वह क्षतिपूर्ति संकल्पना से संबंधित हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट वोल्केनो इरुपेशन रीजन ऑफ द वर्ल्ड, यानी विश्व में कौन सा सर्वाधिक ज्वालामुखी उद्गार क्षेत्र है? तो फर्स्ट ऑप्शन है इंडियन ओशियन बेल्ट यानी हिंद महासागरीय पेटी, सेकंड ऑप्शन है मिड अटलांटिक बेल्ट यानी मध्य अटलांटिक पेटी, थर्ड ऑप्शन है सरकम पैसिफिक बेल्ट यानी प्रशांत महासागरीय पेटी, फोर्थ ऑप्शन है मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट यानी मध्य महाद्वीपीय पेटी। तो इसका राइट आंसर क्या है? प्रशांत महासागरीय पेटी में सबसे ज़्यादा भूकंप देखने को मिलते हैं। विच एरिया वॉज इफेक्टेड बाई सुनामी, आपको बताना है सुनामी से कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ? फर्स्ट ऑप्शन है डेड सी यानी मध्य सागर, सेकंड ऑप्शन है बे ऑफ बंगाल यानी बंगाली खाड़ी, थर्ड ऑप्शन है अरेबियन सी यानी अरब सागर, फोर्थ ऑप्शन है रेड सी यानी लाल सागर। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है आपका मृत सागर जो है वह सुनामी से प्रभावित हुआ था। इसमें कुछ एग्जैक्ट टाइम नहीं दे के पूछा है, तो फ्रेंड्स वैसे तो मृत सागर ही हुआ था इनमें से। स्टेलेक्टाइट इज लैंड फॉर्म, आपको बताना है स्टेलेक्ट इस एक स्थलाकृति है। तो आपको बताना है ये कौन सी स्थलाकृति है? तो फर्स्ट ऑप्शन है एयोलाइन लैंड फॉर्म से यानी वायुड़ भूदृश्य, सेकंड ऑप्शन है कास्ट लैंड फॉर्म से यानी कास्ट भूदृश्य, थर्ड ऑप्शन है रिवाइन लैंड फॉर्म से यानी तलीय भूदृश्य, फोर्थ ऑप्शन है ग्लेसिकल लैंड फॉर्म से यानी हिमानी भूदृश्य। तो इसका राइट आंसर है कास्ट भूदृश्य एक ये स्थलाकृति है। लेपिस इज अ फीचर ऑफ, आपको बताना है लेपिस एक स्थलाकृति है, यानी लेपिस जो है वह कौन सी भूदृश्य है? तो फर्स्ट ऑप्शन है फ्लोवियल लैंडस्केप यानी नदीय भूदृश्य की, सेकंड ऑप्शन है एओलियन लैंडस्केप यानी वायु भूदृश्य की, थर्ड ऑप्शन है ग्लेसिकल लैंडस्केप यानी हिमनदीय भूदृश्य की, फोर्थ ऑप्शन है कास्टल लैंडस्केप यानी कास्ट भूदृश्य की। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है कास्ट भूदृश्य से ही लेपिस बनी है, और ये आपकी बनी है स्टेलेक्टाइट भी स्थलाकृति, ये दोनों स्थलाकृति काष्ठ भूदृश्य से ही बनी हैं या फिर काष्ठ भूदृश्य में ही आती हैं। अगला क्वेश्चन आपका मानसून वाइंड्स यानी इंडिया आर कॉल्ड, यानी मानसून पवनों को भारत में क्या कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है साइक्लोनिक वाइंड्स यानी चक्रवाती हवा, सेकंड ऑप्शन सीजनल वाइंड्स यानी मौसमी हवा, थर्ड ऑप्शन है
रेने वाइंड्स यानी वर्षाकाठी हवा। फोर्थ ऑप्शन है हॉट वाइंड्स यानी गर्म हवा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है मौसमी हवा। मौसमी हवा या फिर पावास। मौसमी हवा या पावास मानसून पवनों को भारत में कहा जाता है। मौसमी हवा या पावास। अगला क्वेश्चन आपका बायोम कंजिस्ट्स ऑफ यानी जीवों में सम्मिलित क्या क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन है प्लांट कम्युनिटी यानी पादप समुदाय। सेकंड ऑप्शन है एनिमल कम्युनिटी यानी प्राणी समुदाय। थर्ड ऑप्शन है सॉइल एंड क्लाइमेट यानी मृदा व जलवायु। फोर्थ ऑप्शन है एनिमल एंड वेजिटेरियन यानी प्राणी व वनस्पति। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर प्राणी व वनस्पति जीवों में सम्मिलित है। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन है कि द हाईली डिस्ट्रक्टिव वोल्केनो इज यानी डिस्ट्रक्टिव। तो फ्रेंड्स इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि द हाईली डिस्ट्रक्टिव वोल्केनो इज यानी सर्वाधिक विनाशकारी ज्वालामुखी है। तो फर्स्ट ऑप्शन है विसुवियस तुल्य। सेकेंड ऑप्शन है पिलियन तुल्य। थर्ड ऑप्शन है स्ट्राम्बोली तुल्य। फोर्थ ऑप्शन है हवाई तुल्य। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है पिलियन तुल्य जो है वह सर्वाधिक विनाशकारी ज्वालामुखी है। और पिलियन तुल्य ज्वालामुखी को पॉपोकेटपेटल नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स ये थे आज की वीडियो के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 100 MCQs। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो को आप यहाँ तक भी देख रहे हैं इट मीन्स आपको ये 100% वीडियो पसंद आ रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ तक भी देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्त के पास। और फ्रेंड्स कमेंट में ये भी बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस सब्जेक्ट के मॉडल पेपर पर चाहिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।